अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। आज की वीडियो में हम एनईडी के पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करेंगे, स्पेशली 2015 से लेके 2024 का जो राउंड वन के पेपर थे उसके जो क्वेश्चंस है उसको गो थ्रू करेंगे। जो मोस्टली पेपर में आए वो क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 12 की पावर x प्लस 18 की पावर y इज इक्वल टू 468 इज दैट। तो बेसिकली x और y की वैल्यू निकालिए सॉल्व करके हमारे, और हमारे पास ऑप्शन के हैं यहाँ पर। आपके पास ऑप्शन पता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। किस तरीके से इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है वो सीखना है। तो सिंपल हमने करना है कि यहाँ पर पावर में जो जिसकी वैल्यू हमें निकाली पावर में, तो हमने सिंपल क्या करना है, एक एक करके ऑप्शन पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो 12 की पावर 2 प्लस 18 की पावर 2, मैंने एक्स और वाई की जगह 2 पुट कर दिया, जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है। ठीक है, अभी तो हमें आंसर पता है, लेकिन नहीं पता होगा ऑब्वियसली बात है आपके पास, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 12 का स्क्वायर 144 होता है हमारे पास, 18 का स्क्वायर अगर नहीं पता स्क्वायर तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, रेडी में, तो कोई मसले की बात नहीं है। ये 324 हमारे पास इज इक्वल टू 468, तो उनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 468। दोनों साइड्स बराबर आ गई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेटर अलाउ होगा तो बहुत क्विकली ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट ऑन द टेस्ट इज 77। 8 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, उनके टेस्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 77 है। ठीक है, इफ, आगे इंपॉर्टेंट, इफ 4 ऑफ देम गॉट 73, 4 बच्चों का जो स्कोर है वो 73 है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ स्कोर ऑफ अदर 4। अब हमें बताना है बाकी 4 बच्चों का क्या स्कोर होगा। तो मीन मीडियन मॉड के टॉपिक जो अगर आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो ये बड़ा उसी टाइप का सवाल है। आपने बेसिकली यहाँ पर मीन अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल किस तरीके से मीन निकालेंगे हम, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल हम ऊपर करते हैं, न्यूमिनेटर में हम सारी वैल्यूज का टोटल करते हैं। जैसे कि हमारे पास 8 स्टूडेंट, सारी का स्कोर हम टोटल करते हैं, नीचे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और इज इक्वल टू के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है, मीन निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये मीन का सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप किस तरीके सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे पास 4 स्टूडेंट का डेटा है जिनके 73 स्कोर है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है, 4 को अगर मैं 73 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 290। इसका मतलब मेरे पास 4 स्टूडेंट के मार्क्स तो प्लस होकर आ गए। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट रह गए, 4 स्टूडेंट के मार्क्स मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स। टोटल डिवाइड में हम लिखते हैं टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, और इनका मीन क्या है, क्योंकि टोटल मीन उसने बताया हुआ है 77, तो यहाँ पर मैंने मीन लिख दिया। ठीक है, अब 8 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 92 प्लस एक्स इज इक्वल टू 616। 292 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस करा दूंगा, तो जो अब आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू 323। तो सिंपल आपको मीन निकालने आना चाहिए, एवरेज मतलब मीन ही होता है, तो मीन निकालना आना चाहिए, और उसका कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली आपका सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ, अब बेसिकली इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब आप लोग कहेंगे इतना बड़ा डिटरमिनेंट निकालने में तो पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में हो गया, अच्छा सिंपल इंपॉर्टेंट ये है, इसके अंदर अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है और उसकी 2 रॉज या 2 कॉलम इक्वल है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सवाल को अगर गौर से आप लोग देखें तो इसके अंदर हमारे पास 2 रॉज इक्वल आ रही है। 2 रॉस जो है उनकी वैल्यू सेम है, जैसे कि ये बिल्कुल सेम है, सारी वैल्यू इस रॉ की सेम है, और इस रॉ की भी सारी वैल्यू सेम है। तो इसकी फर्स्ट और थर्ड रॉ की जो सारी वैल्यूज हैं वो सेम है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में ये शामिल है जी, कि अगर आपकी रॉस और कॉलम सेम आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 होता है। सही है, ये पूरी रॉ 1 के बराबर थी और दूसरी रॉ पूरी रॉ 2 के बराबर थी, तो ये इक्वल थे हमारे पास। ठीक है, पूरी रॉ 2 के बराबर और पूरी रॉ 1 के बराबर, तो इसीलिए इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आएगा। तो इसको आपको पूरा सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, पूरा ही टाइम निकल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, आई की पावर आयोटा डॉट आई, आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर 32 माइनस आयोटा की पावर 67। तो आपको आयोटा का रूल पता होना चाहिए इसके अंदर, कि आयोटा आपके पास बराबर होता है रूट -1 के। इसी तरीके से
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आयोटा 4 की वैल्यू मेरे पास होती है 1। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आयोटा 4 जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको आयोटा की पावर 4 पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे 16 है, पहला जो पावर है वो 16 है, 4 के टेबल पे 16 आता है, तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 एंड देन 4, मुझे मतलब पावर मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह 32 भी 4 के टेबल में आता है, 4 8 जा, फिर एक हो गया। लेकिन 67 जो है वो हमारे पास आयोटा की पावर 4 पे ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि 67 4 के टेबल में नहीं आता। तो इसको ब्रेक करने का सिंपल हमारे पास तरीकेकार है। इसको ब्रेक हम कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ ले सकता हूँ, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 66। ठीक है, लेकिन 66 भी ब्रेकेबल नहीं है। 66 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये डिवाइड नहीं, मतलब 4 के टेबल में 66 भी नहीं आता है। तो इसको ब्रेक जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 64 में। तो ये आयोटा क्यूब डॉट आयोटा की पावर 64। आप सबको पता होना चाहिए कि बेस सेम होते तो पावर ऐड होते, तो मैंने इसको 200 में तोड़ दिया, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 64। अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 4, यहाँ आ गई 1 की पावर 8। अब आयोटा क्यूब मेरे पास बराबर होता है माइनस आयोटा के, ये भी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा, और 64 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, देखें इस तरीके से, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर मेरे पास क्या 16 था। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, 16। अब मुझे पता है कि आयोटा की पावर जो 4 होती है 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 की कोई भी पावर हो, चाहे वो 4 हो, कुछ भी हो, तो 1 के बराबर होता है। तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। यहाँ पर देख ले, ये चीज तो 1 हो गई, बचा क्या, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का आयोटा। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो आंसर आ गया 2 प्लस आयोटा, जो कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन भी है इसका आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और ये बेसिकली सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया हो किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग सारी कॉन्सेप्ट सीख कर आए होंगे, तो ये सारी चीज आपको पता होंगी आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। sin x is equal to 3/4 and x in the first quadrant, then the value of cos x। अच्छा जी, ये कह रहा है मेरे पास साइन जो है ये बराबर है 3/4 के। ठीक है, और x जो है, जो एंगल है वो क्रिएट हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, cos x की वैल्यू निकालना है। cos x की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला जो है, क्या वैल्यू क्या गिवन है, साइन एक्स अपॉन 3/, तो साइन का फॉर्मूला बताया सम पीपल हैव मतलब पीपल का पी मतलब परपेंडिकुलर, एफ का एच ले तो वो हाइपोटेन्यूज बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बराबर हो गया आपका 3 के, और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया 4। ठीक है, अब निकालनी किसकी वैल्यू है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस का बेसिकली हमारे पास क्या, अच्छा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो इसके बारे में राइट एंगल ट्राइंगल बनाते, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये हमारे पास बेस हो गया, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब जो वैल्यू निकाली वो कॉस की है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन मतलब बेस, और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज। अब मुझे ये निकालना है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज की मेरे पास वैल्यू होगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं साइन को देखूं तो साइन के थ्रू मेरे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, मुझे ये तो पता है हाइपोटेन्यूज 4 के बराबर है, तो मैं डिनोमिनेटर में 4 तो लिख दूंगा, लेकिन मेरे पास बेस नहीं पता मुझे। तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता उसके बाद आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी पेपर क्लियर करना अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो यहाँ पर सिंपल हमें पाइथागोरस से अप्लाई करना पड़ेगा।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4, जो कि हमने देखी यहाँ पर, तो ये 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वैल्यू 3 है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस। ये मेरे पास हो गया 16, ये हो गया 9 प्लस बी। अच्छा, बी पे स्क्वायर है, बेस पे स्क्वायर है, 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। तो 7 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं रूट ऑन बोथ साइड लगाऊंगा, तो आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू रूट 7। इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या आ गई, रूट 7। तो अब बेस की वैल्यू आ चुकी है रूट 7, तो बेस की जगह लिख दिया रूट 7, और हाइपोटेन्यूज पहले से पता है 4 है, तो 4 लिख दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया रूट 7/4, और यही आंसर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी है आपके पास। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन हमारे पास आ चुकी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अब होल पावर जब इंटीग्रेशन पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अंदर आपके पास फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की हुई और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाजा हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उस हिसाब से प्रैक्टिस अच्छी रख सकें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2। ठीक है, सबको पता है डेरिवेटिव 2x+5 है, तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। तो बाहर डेरिवेटिव मौजूद होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया सबसे पहले मैंने। ठीक है, अब डेरिवेटिव चाहिए, इस 2 को अंदर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1/2 2x+5 की पावर 2, ये हो गया 2 dx। अब डेरिवेटिव मौजूद है इसका, तो सिंपल मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या कर दिया, ऊपर +1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3, और नीचे भी 2+1 हो जाएगा, तो नीचे भी आ गया 3 प्लस सी। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2x+5 की पावर 3, नीचे आ गया 2 3 6 प्लस सी। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन भी डन। आई होप ये वाला क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास, इफ x इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट dy अपॉन डी। डेरिवेटिव्स पे आ गए। ठीक है, तो x की वैल्यू बराबर है साइन थीटा के, y की वैल्यू बराबर है कॉस थीटा के। अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है और dy अपॉन dx निकालना है। पहली हमने इक्वेशन ले ली x इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा, तो ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा, और साइन का डेरिवेटिव होता है मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा dy अपॉन डी थीटा। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा आ गया। अब उससे हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx। तो जो dy वाली फॉर्म है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस फॉर्म से। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। इसका आंसर था माइनस साइन थीटा, और इसका आंसर आया था कॉस थीटा। ये डी थीटा कट गया, तो ये क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस बराबर टेन के आ जाएगा, माइनस पहले ऐसे ही रहने देंगे, साइन अपॉन कॉस बराबर टेन के, तो ये आ जाएगा माइनस का टेन थीटा आपका आंसर, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आंसर चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा जी, द वेक्टर आई प्लस जे comma 3ai plus a comma 4i minus j plus k are coplanar, then the value of a। कोप्लानर का मतलब इसका 0 के बराबर होगा। सिंपल, हमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको बनाना है और इक्वल टू 0 रखना है और एक ही वैल्यू निकालनी। बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बिल्ड है, तो ये बहुत आसान है। तो पहले हमें गिवन है आई प्लस जे, ये रख दिया 1 1 0, के नहीं है तो 0। दूसरा क्या है 3ai, तो 3a लिखूंगा, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है इन्होंने। जे नहीं है तो इसकी जगह 0, और के की जगह 1। लास्ट में हमारे पास 4 - 1 एंड 1, ये बराबर है 0 के, क्यों बताया हुआ उसने यार कोप्लानर। ठीक है, तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। डिटरमिनेंट निकालने को मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, 0 1 - 1 1, फिर -1, ये हो गया हमारे पास 3 4 1 1। अच्छा, लास्ट वैल्यू को लगना जरूरी नहीं, वैसे नहीं है, फिर भी लिख के बता रहा हूँ मैं।
क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होके पूरा ही मैटर जीरो हो जाना है वो वैसे ऑलरेडी, इसको सॉल्व करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ लिख के ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए सारी चीजों का। ठीक है, अच्छा जी। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। जीरो वन जा जीरो आ गया, माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन तो माइनस का वन आ गया। थ्री ए मल्टीप्लाई बाय वन थ्री ए, फोर वन था फोर माइनस का फोर, ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा वन, और वन वन था वन, तो यहाँ तो मेरे पास वन आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का थ्री ए प्लस का फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि को प्लानर तो जीरो के बराबर है। ठीक है, तो वन प्लस फोर हो गया फाइव, माइनस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। माइनस का थ्री आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, और उसको वहां डिवाइड करा दूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/3, और यही आंसर मेंशन। ठीक है, आई होप चीजें ये वाली क्लियर होंगी आपको। तो ए की वैल्यू आ गई 5/3 मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, इसेंट्रिसिटी पे आ चुके हैं। इसेंट्रिसिटी जो सर्कल की होती है वो जीरो होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसेंट्रिसिटी के सारे रूल याद रखें, एलिप्स की क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, बेसिकली तीन मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करना और इसका आंसर निकालना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0 0 2 आया। इसको ट्राई करें, अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल नहीं हो पाता या आपका आंसर इससे मैच नहीं कर रहा, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले खुद ट्राई जरूर करें। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं मैटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी एट सेलेक्टेड कार्ड फेस कार्ड। अच्छा, कह रहा है कार्ड, एक कार्ड निकाला, अब कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, बेसिकली कोई मेंशन कार्ड निकाला गया है। सही है, आपके पास पैक ऑफ 52 कार्ड्स, उधर टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो नीचे तो हमारे पास आ जाएगा 52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड सेलेक्ट हुआ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, फेस कार्ड क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर के अंदर। फेस कार्ड बेसिकली जैक, क्वीन और किंग जो होते हैं उसको फेस कार्ड कहते हैं, जिसपे फेस बना हुआ होता है। ठीक है, तो फेस कार्ड कहलाता है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं हमारे पास, इसलिए हम ऊपर रखेंगे 12, और नीचे टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, नीचे रख दिया मैंने 52। ठीक है, 12 होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। अब सिंपल कटिंग कर देंगे, 4 3 तो 3/13 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी, बहुत आसान से क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, अब इंटीग्रेशन का सवाल एक और आ गया हमारे पास। इंटीग्रेट करना है ई की पावर एक्स प्लस एक्स डी एक्स। तो बेसिकली बीच में प्लस है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकता हूँ मैं, ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। अब ई की पावर एक्स जो है, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ई की जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना जरूरी है। तो ई की जो पावर है वो अभी है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, तो वन तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आराम से क्या होगा, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहती है। ठीक है, बस इसमें एक चीज होती है कि जो भी ई की पावर है उसका डेरिवेटिव अगर मौजूद होगा तो ई की पावर जो भी होगी वही उसका इंटीग्रेशन होगी, जैसे डेरिवेटिव में होता है। सही है, अब x की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे पास, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1+1, और नीचे भी हो गया 1+1 प्लस सी, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन डन। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिक्स मैथमेटिक रूल आपको पता होने चाहिए। इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस के दो पावर्स आपस में हैं तो वो क्या होगी मल्टीप्लाई, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, तो ए की पावर क्या बन जाएगी 6। और इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी 2+3, तो आंसर आ जाएगा ए की पावर 6 बी की पावर 5, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से ही रिलेट करता है ये वाली चीज भी। अच्छा, कह रहा है एक वेक्टर से ए, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट मेरे पास आया है -का 8। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट मेरे पास आया है -का 8।
द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और से सवाल को समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटरमिनेंट आ रहा है -8, और एक मैट्रिक्स बी है जो किसके बराबर है, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दूं तो वो बराबर आ जाएगा बी के। तो बता, वो पूछना चाह रहा है कि बी का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो बेसिकली ए का डिटरमिनेंट उसने हमें बताया हुआ है -8, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, बी जो है वो बराबर है ट्रांसपोज ऑफ बी का जो मैट्रिक्स है वो बराबर है ए के ट्रांसपोज से। और हमें ए का डिटरमिनेंट पता है 8, -8 सॉरी, ठीक है। तो याद रहे ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। तो जब आप ए के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे और उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वापस आपका आंसर सेम आएगा। तो इसीलिए बी का जो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा वो भी -8 ही आएगा। ये बात याद रखें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो टाइम बचाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसको ट्रांसपोर्ट करके सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम आपका निकल जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। नीचे एक फंक्शन है x² + 1। अब इस तरह का जब सवाल आता है तो इसके लिए जरूरी होता है बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो नीचे हमारे पास x² + 1 है। अब मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले क्या उसका डिटरमिनेंट मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है कि नहीं। अगर फंक्शन का डिटरमिनेंट ऊपर मौजूद होगा तो फिर क्या करेंगे, ये गौर से समझना है आपने, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, फंक्शन है उसका डिटरमिनेंट ऊपर मौजूद है न्यूमिनेटर में, तो उसका सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बनती है, देखो सिंपल इंटीग्रेशन बनेगी ln फंक्शन। ये इसकी इंटीग्रेशन बनती है, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो यहाँ पर ये मौजूद है। अगर देखें x² + 1, इसका जो डिटरमिनेंट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 2x, और 2x ऊपर मौजूद है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सिंपल इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा ln x² + 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा +c, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट वाला बड़ा आसान से 1/1 + 10²। तो 1 + 10² किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा 1/sec²x, ठीक है। और 1/sec किसके बराबर होता है, कॉस के। तो ये बन जाएगा cos²x, क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल इसका आंसर आ गया cos²x। बहुत ही सिंपल सा जवाब था। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं लास्ट। एक और हमारे पास बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइन थीटा लिखा हुआ है। अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो वो अफेक्ट करेगा यहाँ पर। तो प्लस माइनस माइनस का साइन थीटा हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात पता होनी चाहिए बच्चों को। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इनको ये नहीं पता होता। तो याद रहे, कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो कोई इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है इसको कहीं भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ये प्लस माइनस कट गया, बच क्या गया कॉस थीटा कॉस थीटा। तो उनको प्लस करो, बन जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोग को। आगे, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 83 पीपल इन द जिम। तो टोटल हमारे पास जो लोग हैं वो जिम में वो है 83, ठीक है। फ्रॉम विच 51 आर किक बॉक्सिंग, 51 जो है किक बॉक्सिंग करते हैं। 21 आर योगा, 25 जो है सॉरी आर योगा, 25 योगा करते हैं, ठीक है। 11 फ्रॉम बोथ, मतलब हम कह सकते हैं 11 जो है दोनों करते हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई, 11 जो है वो दोनों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, निकाल लगा देन द नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट टेक पार्ट इन आइदर कैटेगरी। अच्छा, हमें पता है कितने लोग हैं जो इन दोनों कैटेगरी में पार्ट नहीं लेते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन दोनों का टोटल करूंगा। तो टोटल मेरे पास क्या आएगा, 76 आएगा, ठीक है। मैं इनका टोटल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 51 + 25 तो 76 आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो किक बॉक्सिंग भी करते हैं और योगा भी करते हैं। तो वो टोटल डाल कितनी हो गई, 76। अब 11 ऐसे लोग हैं जो दोनों करते हैं, ठीक है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, 11 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऐसे लोग हैं, मतलब 11 ऐसे लोग हैं जो दोनों करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें करते हैं, मतलब किक बॉक्सिंग भी करते हैं, योगा भी करते हैं, और मैं इन दोनों को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो मेरे पास एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं, ये दोनों चीजें करते हैं, तो इसलिए मुझे माइनस कराना पड़ेगा। जब मैं माइनस कराऊंगा 11 से, तो मेरे पास आ जाएगा 65। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे पास तादाद आ गई लोगों की जो किक बॉक्सिंग या योगा करते हैं, या दोनों करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास तादाद किसकी आ गई, या तो किक बॉक्सिंग करते हैं, या तो योगा करते हैं, या तो दोनों करते हैं। ये मेरे पास उनका टोटल आ गया। सही है। अब टोटल जिम में कितने लोग हैं, 83। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं इसको 83 को माइनस कर दूंगा 65 से, मेरे पास आंसर आ जाएगा 80। 18 ऐसे लोग हैं जो किसी में भी पार्ट नहीं ले रहे, इस कैटेगरी में किसी में भी उसने पार्ट नहीं लिया। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत आसान सा सवाल था, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सवाल का, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब क्लियरली ये आपको पता होनी चाहिए किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एल इज इक्वल टू मॉड 4 है, इसके बराबर होता है। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया बस। तो आपको अगर केसेस अच्छे तरीके से आपने स्टडी किए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान, एक सेकंड भी आपको लगना आपने टिक कर देना साथ में, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पासिंग। अच्छा, इक्वेशन निकाले, 2 पॉइंट्स गिवन है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं और उसकी इक्वेशन निकाले, तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन, जो आपने स्ट्रेट लाइन की तरह पढ़ा होगा। y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये भी आपके लिए एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें सॉल्व करने की। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 9x माइनस वाई माइनस 67 इज इक्वल टू 0। अगर किसी स्टूडेंट का ये आंसर नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करें, मैं इसको सॉल्यूशन शेयर कर दूँ, लेकिन पहले आप लोग को जरूर ट्राई करें। हाँ, अब ये पता होना जरूर चाहिए आपको कि x1 के y1 की। अगर ये नहीं पता तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड चैप्टर में भी। ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, ये आपको चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जरूर इसके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फोकाई ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का फोकाई निकालना है। तो अब एलिप्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो सबसे पहले मुझे इज इक्वल टू 1 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 लेकर आना है, ताकि इक्वेशन ऑफ एलिप्स बना, फिर मैं फोकाई निकाल। ठीक है, तो 1 आया, तो इससे मुझे क्या डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 12 बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी डिवाइड बाय 12 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 से 12 कट गया, इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर कटिंग हो गया, हमारे पास बन जाएगा 3 1 था 3 4 था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। और यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 3। तो इस इक्वेशन को देख के यहाँ पर ए की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 20। ठीक है, ए की वैल्यू बड़ी नहीं सकती, तो ये बेसिकली मेरे पास 4 जो है ए के बराबर हो गया, और ये बी बराबर हो गया 3 के। अब फोकाय जो होता है, इस केस का केस नंबर हमारे पास 1 है, इसका फोकाय जो होता है वो होता है हमारे पास ई कॉमा 0 के बराबर। अब यहाँ पर मेरे पास ए और बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू नहीं है, तो सी की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, सिंपल रूल है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसने चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है, तो ये वीडियो में चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको पास पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, और ताकि आपको आइडिया हो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल ए की वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9। तो सी स्क्वायर मेरे पास क्या बराबर हो गया, ये हो गया मेरे पास बराबर आ जाएगा 16 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7। ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड करूंगा, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √7। तो मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √7, 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक मिस्टेक मुझसे हो गई, वो मिस्टेक क्या थी, बेसिकली यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर बेसिकली ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर इसको कट करते हैं, ये इसका आंसर नहीं है, मिस्टेक हो गई। तो सिंपल अगर मैं आंसर बताऊं, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल
ये बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर थी, यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं पुट करूंगा तो सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, ए स्क्वायर की जगह 4 लिखूंगा और बी स्क्वायर 3, तो ये 4 - 3 मेरे पास आ जाएगा 1। और जब मैं रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो 1 रूट से बाहर आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो आंसर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा f इज इक्वल टू +-1, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, ध्यान रखिएगा इसका, आप लोग मिस्टेक ना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स देन एफ फर्स्ट, अच्छा बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका। ठीक है, अ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन यह इशू क्या है, इस क्वेश्चन की तो इशू ये है कि फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट से है, तो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव जो मुझे करना है वो एक्स के रिस्पेक्ट से करना है। ठीक है, ये बात तो आई होप लोग क्लियर है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है हमें। अब जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है वो बेस में भी और पावर में भी है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इन तरह के सवालों को सॉल्व करने का डिफरेंट रूल होता है, एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की, वो कैसे है वो समझ लें अभी आप। ठीक है, एक तरीका समझा रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से आपको डेरिवेटिव करना है, अगर वो बेस में भी मौजूद है और पावर में भी मौजूद है, इस तरह की फॉर्म को किस तरह से डील करते हैं सुनो। आपने लिखा ई, ठीक है, सबसे पहले ई लिखा, जो पावर थी वो एग्जैक्टली आपने एसेटिव लिखी। ठीक है, जो भी पावर होगी वो एसेटिव आप लिखते हैं। ठीक है, फिर डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, फिर आप लिखेंगे एल एन। एल एन का एंगल क्या होगा, ये गौर सुन ले, जो भी बेस में होगा वो एल एन का एंगल होगा। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई हो, तो एक बार फिर समझा रहा हूँ। ई लिखा सबसे पहले मैंने, ठीक है, जो पावर थी क्वेश्चन के अंदर वही पावर मैंने यहाँ पर लिख दी, फिर डॉट लग के एल एन लिखा। एल एन का जो एंगल होगा जो बेस में मौजूद होगा वही मैं इसके साथ लिख। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, ई का डेरिवेटिव तो एडिटिव आ जाएगा, फिर उसके पावर का डेरिवेटिव लेंगे। पावर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, यू डी अपॉन डी एक्स पी प्लस पी डी अपॉन डी एक्स क्यू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल सा। अब आप, अब मैंने जब डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है, अभी मैं पूरा सॉल्व करूंगा, इसके बाद ई को हटा दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये अभी ई को वापस लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस फॉर्म में सवाल पूछा गया उसी फॉर्म में जवाब देना है। ठीक है, तो एक्स एडिटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एन एक्स का 1/x आ जाएगा। ठीक है, प्लस एल एन एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ एक्स एक्स कट गया, सही है, यहाँ पर हम वापस लिख देते हैं, अभी तो यही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व हो गया, डेरिवेटिव हो गया, आंसर आ गया। अब इसका फाइनल आंसर, ऑब्वियस बात आपके ऑप्शन होगा। ठीक है, ई की फॉर्म में ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन जिस फॉर्म में सवाल पूछा गया उसी फॉर्म में वो ऑप्शन देगा। तो याद रखें, इसको वापस आपने सवाल में कन्वर्ट करना, आप लिखेंगे एक्स की पावर एक्स, और जो आपने ये मल्टीप्लाई सॉल्व किया वो लिख देंगे 1 + ln x। ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, ये इसका तरीकेकार था इसको सॉल्व करने का। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन, जो सिंपल सवाल है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, साइन का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन, तो ये इसका आंसर हो गया सिंपल सा। ठीक है, आपने पहला डेरिवेटिव कॉस आया, कॉस का डेरिवेटिव दूसरा मतलब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वो कॉस का हो गया माइनस साइन, तो ये आपका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, two cards are selected at random from a deck of 52 cards. The probability of getting two reds. अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान सा है, मुश्किल नहीं है। दो कार्ड्स निकाले गए, ठीक है। अब इनको किस तरह, जब आपके पास एक से ज्यादा कार्ड निकालने होते हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि दोनों कार्ड रेड हो। अच्छा, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल रेड कार्ड हमारे पास होते हैं 26। एक डायमंड के होते हैं 13 कार्ड, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, और 13 हमारे पास होते हैं हर्ट के। ठीक है, तो टोटल बनते हैं 26। तो जब मैं पहला कार्ड ड्रॉ करने जाऊंगा, मतलब मेरे पास 52 कार्ड्स पड़े हुए हैं, आप अज्यूम करें आपके हाथ में 52 कार्ड है, जब आप पहला कार्ड निकालने जाएंगे तो उस वक्त
आपके पास रेड कार्ड कितने मौजूद होंगे 26, तो आपने लिखा 20, और टोटल कार्ड कितने 52, तो आपने लिखा 52। ठीक है, अब आपने पहला कार्ड निकाल लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझे डायमंड का आपके पास एक कार्ड आ गया रेड। अब यहाँ पर दो कार्ड निकाले, तो अब जब मैं दूसरा कार्ड निकालने जाऊँ, अब क्या सिचुएशन बनेगी, अब मेरे पास कितने कार्ड होंगे, अब मेरे पास 26 रेड नहीं होंगे, अब मेरे पास 25 रेड होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहला कार्ड निकाल चुका हूँ, वो रेड का डायमंड आ चुका है। अब मेरे पास रेड कार्ड हो जाएंगे 25, और टोटल में से भी एक कम हो जाए, क्योंकि 52 कार्ड से एक कार्ड तो ऑलरेडी निकाल चुका, तब कितने हो गए 51। सिंपल, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, the probability of getting same face in throwing two dice simultaneously। अच्छा, दो डाइस को हमने थ्रो किया, ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेम फेस आ जाए। डाइस के अंदर कितने हमारे पास फेस होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हमारे पास नंबर होते हैं डाइस। दो डाइस रोल हुए, इससे टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा 36, क्योंकि पहले डाइस में 6 ऑप्शन होते हैं, दूसरे डाइस में भी 6 ऑप्शन, तो 6 6 का 36, तो डिवाइड में आ गया टोटल 36। अब ऊपर क्या लिखे, अब आपने सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है, आपको सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए। तो सिंपल हमें क्या कर देखना है, सेम फेज। सेम फेज का मतलब अगर पहले डाइस में 1 आ रहा है तो दूसरे में 1 आ जाए, ठीक है, दूसरे में पहले में 2 आ रहा है तो दूसरे में भी 2 आ जाए, 3 तो 3 दूसरे में भी 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो कितने ऑप्शन बन रहे हैं मेरे पास, 6 ऑप्शन बन रहे हैं जिसमें सेम फेजेस आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 6, कटिंग कर दूंगा, 6 1 जा 6 6 जा, तो 1/6 आंसर हो गया। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी याद रखें, ये भी रूल है डिटरमिनेंट का। अगर कोई रो या कॉलम पूरा जीरो होता है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पूरी रो या पूरे कॉलम जीरो है, तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, एन इंसेक्ट complete one rotation circular path in 12 सेकंड, हाउ मेनी डिग्री डज इट टर्न इन 2 सेकंड। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान सा है, कोई मुश्किल सा नहीं है। अच्छा, एक इंसेक्ट कंप्लीट किया 1 रोटेशन, एक रोटेशन बेसिकली पूरा ये सर्कल होता है हमारे पास, जो बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, वन एक रोटेशन उसने किया 360 डिग्री, ठीक है, पूरा कंप्लीट रोटेशन लिखा हुआ है, कंप्लीट 1 रोटेशन, तो इसलिए 360 के बराबर होता है। ठीक है, कितने कितने सेकंड में किया 12 सेकंड, तो डिवाइड में क्या कर दूंगा 12 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास, क्योंकि उसने जो एक कंप्लीट रोटेशन किया पूरा 360, कितने में किया 12 सेकंड में किया, तो मुझे 1 सेकंड का निकालना है कि 1 सेकंड में उसने कितना रोटेट किया। तो टोटल मेरे पास 360 डिग्री है जो उसने रोटेट किया, और कितने मिनट में किया 12 सेकंड में किया। तो मैंने 360 को डिवाइड कर दिया 12 से, तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितना रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री रोटेट कर रहा है। अब किसका निकालना है मुझे, 2 सेकंड का निकालना है, तो मैं सिंपल 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस आपके। ये हो गया डन हमारा। अच्छा, एक और सवाल, बड़ा आसान सा सवाल, आप लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। मैट्रिक में जो न्यू बुक है उसके अंदर भी ये चैप्टर का जिक्र है, बहुत आसान सा है। ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, सिंपल आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 56, डायमीटर गिवन है मुझे 56 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर। अब इस फॉर्मूले के अंदर जरूरत पड़ती है रेडियस की। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए डायमीटर क्या होता है बेसिकली, हाफ पार्ट। अब ये जो लाइन है ये हमारे पास डायमीटर है, और अगर इस लाइन को मैं हाफ कर दूं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। तो रेडियस निकालना है तो 56 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आ जाएगा मेरे पास 28। तो रेडियस मेरे पास 28 है। ठीक है, अब निकालना क्या है, इफ द हाउ मच विल इट कवर, कितना इसने कवर किया डिस्टेंस, बेसिकली एस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना या लेंथ निकालने की बात करें तो एस निकालना। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है इन 10 रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन में। अब इस चीज को समझ लें, मतलब एंगल कैसे निकालेंगे इससे गौर समझ लें। एक रेवोल्यूशन बराबर होता है हमारे पास 2 पाई रेडियन के। ठीक है, अब इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। तो 1 रेवोल्यूशन बराबर था 2 पाई रेडियन के, यहाँ कितने रेवोल्यूशन 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 रेवोल्यूशन बराबर हो जाएंगे 20 पाई रेडियन के। ठीक है, सब चीज आ गई, एस निकालना है, आर की वैल्यू 28 है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 20 पाई। आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है ऑप्शन यही गिवन हो सकता है आपको पूरा सॉल्व होगा वो। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।
अच्छा जी, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 3, 4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए, बड़ा सिंपल सा तरीका इक्वेशन नॉर्मल निकालने का। पहले तो सिंपल आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या आएगा, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और 2y को वहां डिवाइड करा दूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x अपॉन 2y। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा आपके स्लोप के। ठीक है, ये आपके बराबर हो गया स्लोप के। अच्छा, अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब जो पॉइंट गिवन है वो आपके बेसिकली एक्स और वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका -3 एक्स की जगह और वाई की जगह 4। तो स्लोप मेरे पास आ गया -3/4। अब यहाँ नॉर्मल की बात कर रहा है, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करता है तो उसका मतलब होता है वो 90, इक्वेशन नॉर्मल क्या होती है, वैसे 90 डिग्री पे बन रहा है, तो उसका स्लोप क्या बनता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू माइनस m1 की वैल्यू क्या आई, -3/4। तो -4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, और -3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा मेरे पास -4/-3। माइनस से माइनस कटेगा तो मेरे पास स्लोप आ गया 4/, स्लोप आ गया। ठीक है, कैसे आया, डेरिवेटिव लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स अलग किया जो बराबर होता है स्लोप के। ठीक है, एक्स अपॉन वाई बना, -x/y बना, एक्स और वाई की जगह मैंने पॉइंट पुट कर दिया 3,4। ये मेरे पास स्लोप आ गया। अगर मुझे टेंजेंट निकालना होता तो मैं यही वाला स्लोप को यूज करता, लेकिन मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की जो लाइन है वो 90 डिग्री बनाती है परपेंडिकुलर, तो उसकी कंडीशन क्या थी स्लोप की, स्ट्रेट लाइन पड़ा होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की जगह -3/4 पुट किया तो हमारे पास m2 आ गया 4/3। अब स्लोप आ गया और पॉइंट भी है मेरे पास, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स, या m2 लिखूंगा। ठीक है, y1 की जगह पॉइंट के 4 लिख दिया, इसकी जगह मेरे पास आ गया 4/3, और यहाँ आ गया मेरे पास 3। 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 3y-12, ये हो गया 4x-12। ठीक है, ये हो जाएगा 3y-4x, और -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, तो 3y-4x इज इक्वल टू 0 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन आज कर रहे हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे इंशाल्लाह। एक और वीडियो बना हुआ पार्ट 2, जिसमें हम आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो को बहुत लंबी हो चुकी है, इसको यही एंड करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा सवाल है ये बिल्कुल। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सोचे कौन सा फॉर्मूला है, पॉज करें वीडियो को और सोचें और खुद ट्राई करें कि कैसे हो रहा है। मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहले खुद सोचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कौन सा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, जो बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूले की ये वाली साइड बनी है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस साइड। अगर आप देखें अल्फा की वैल्यू 10 के बराबर है, बीटा के लिए 20, आंसर मेरा बन गया cos 30 डिग्री। हो सकता है ऑप्शन में आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू की बने, वो सिंपल आप लोग कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इसको यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।